हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे और आज का अपना जो प्रकरण है वो प्रकरण है संज्ञा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको जो आपकी लेसन प्लान डायरी है, जो पाठ योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक डाल लेना है। मतलब जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है 1 2 3, वो पाठ्य योजना का क्रमांक आपको डाल लेना है। इसके पश्चात में आप जिस विद्यालय में आपका बीएड का प्रशिक्षण या आपकी पाठ्य योजना जिस विद्यालय में आप बना रहे हैं या जो आपका शिक्षण प्रशिक्षण प्रोग्राम जिस विद्यालय में चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। तो आप जिस विद्यालय में दे रहे हैं पाठ्य योजना तो उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। उसके बाद में छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपका नाम है वो आपको नाम लिख देना है। तो मैंने लिख दिया अनीता शर्मा। विषय, आप जिस विषय की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उस विषय का आपको नाम लिख देना है। जैसे आज हम हिंदी की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो हिंदी लिख दिया है मैंने। उसके बाद में आप जिस कक्षा की पाठ्य योजना बना रहे हैं उसको कक्षा जाएगी, जैसे 6वीं कक्षा की बना रहे हैं। और उसके बाद में आपका प्रकरण, तो आज का अपना प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा के प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना बनाए, उसके बाद में आपका आ जाएगा कालांश, आ जाएगा दिनांक, आ जाएगी समय, आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। तो ये सारी खाना पूर्ति करने के पश्चात में सारी खाना पूर्ति कर लीजिए आप एक बार। कक्षा हो गई, छात्र अध्यापक हो गया, विद्यालय का नाम हो गया, प्रकरण हो गया, कालांश हो गया, समय हो गया। इस तरह से आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। ये करने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य के से तात्पर्य यह है कि आप छात्र या बालकों को जो पाठ योजना या जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ योजना या पाठ के कारण बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो परिवर्तन आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो जो शिक्षण उद्देश्य हैं उस शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम बनेगा आपका, पहला कॉलम है वो होगा आपका शिक्षण उद्देश्य। और उन शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे के अंदर जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा आपका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। कहने का मतलब है जिस शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति अगर बच्चे ने कर ली तो उसके अंदर ये वाले अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस प्रकार के दिखाई देंगे। तो जो पहला आपका शिक्षण उद्देश्य होगा वो होगा आपका ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य वाले कॉलम में आपको हेडिंग डाल लेनी, पहला ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक के कारण बच्चे में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे वो पहला परिवर्तन होगा छात्र संज्ञान संप्रत्यय का प्रत्याशमन कर सकेंगे। और दूसरा होगा छात्र संज्ञा संप्रत्यय का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के कारण जो बच्चे के अंदर जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे ये वाले हो जाएंगे। उसके बाद में आपका जो दूसरा शिक्षण उद्देश्य होगा वो होगा अवबोध। तो अवबोध के कारण जो बच्चे में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे वो पहला है छात्र संज्ञा संप्रत्यय को समझ सकेंगे, छात्र संज्ञा प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। इसके बाद में आपका तीसरा शिक्षण उद्देश्य आएगा ज्ञानोपयोग या अनुपयोग। तो इसके कारण ज्ञानोपयोग या अनुपयोग के कारण जो बच्चे या छात्र के अंदर जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे पहला होगा छात्र संज्ञा से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र संज्ञा से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इस तरह से ज्ञानोपयोग हो जाएगा। तो ज्ञानोपयोग आप में चौथा शिक्षण उद्देश्य आएगा कौशल। तो कौशल के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो वाला ये वाला हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा आएगा आपका शिक्षण उद्देश्य अभिरुचि। तो अभिरुचि के कारण बच्चे में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे वो पहला है छात्र संज्ञा संप्रत्यय पर विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। इसके पश्चात में आपका जो छठा शिक्षण उद्देश्य होगा वो होगा अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति के अंदर आप लिखेंगे छात्र संज्ञा संप्रत्यय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, छात्र संज्ञा के विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इस तरह से आपको ये जो सभी छठों के 6 के 6 शिक्षण उद्देश्य हैं ये सारे 6 के 6 शिक्षण उद्देश्य लिख लेने हैं। शिक्षण उद्देश्य लिखने के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हेडिंग होगी आपकी शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सामग्री से तात्पर्य ये है कि ऐसी कोई भी सामग्री जो शिक्षण में सहायता प्रदान करती है या अधिगम में
या सीखने में सहायता प्रदान करती है वो शिक्षण सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया। तो ऐसी कोई भी सामग्री जो आपकी शिक्षण में सहायता प्रदान कर रही है उस सामग्री को आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके पश्चात में आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी, वो होगी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो पूर्व ज्ञान के अंदर आप ये वाली चीज़ लिख लीजिए। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हेडिंग लिखेंगे आप। एक बार आप लिख लीजिए पूर्व ज्ञान को, पूर्व ज्ञान वो शिक्षण सामग्री हो। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। तो प्रस्तावना प्रश्न जो होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे मुख्य या प्रमुख अंग होता है, क्योंकि आपका जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न होगा उतनी अच्छी आपकी पाठ्य योजना निकल के आएगी। कहने का मतलब है कि जितना अच्छा आप या जितना सुस्पष्ट या जितना सटीक आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा, आपकी पाठ्य योजना भी उतनी सटीक या उतनी प्रभावात्मक होगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रस्तावना प्रश्न है ये किसी भी पाठ्य योजना का एक प्रकार से कह सकते हैं हर्ट होता है या मुख्य अंग होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से क्या किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं और छात्रों द्वारा उसके उत्तर दे दिए जाते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको कितने कॉलम बना लेने हैं, 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापिका कथन का, तीसरा कॉलम होगा छात्र छात्रा कथन का। तो कहने का मतलब आप 2 कॉलम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉलम जैसे छात्र अध्यापिका कथन या छात्र कथन का, ये 2 कॉलम भी बन सकते हो, लेकिन तो इन बनाना चाहते हो तो एक क्रम संख्या का ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा जैसे प्रश्न पूछा गया, हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, तो बच्चे आसानी से उसका उत्तर दे देंगे कि हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, शिक्षकों से या पुस्तकों से प्राप्त होती है। तो बच्चों ने इसका कैसे दिया, आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। इसके पश्चात में छात्र अध्यापिका द्वारा फिर से आगे प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे छात्र अध्यापिका आगे प्रश्न पूछेगी तो द्वितीय प्रश्न है शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं, तो छात्र आसानी से उत्तर दे देंगे स्कूल या कॉलेज में मिलते हैं। इसके पश्चात में स्कूल, नेक्स्ट प्रश्न छात्र अध्यापक पूछा जाएगा स्कूल में हम किन किन चीज़ों के द्वारा लिखते हैं, तो छात्र उत्तर दे देंगे पेन पेंसिल आदि के द्वारा लिखते हैं। इसके पश्चात में छात्र अध्यापिका द्वारा फिर से प्रश्न पूछा जाएगा शिक्षक कोष्टक में व्यक्ति, स्कूल कोष्टक में स्थान तथा पेन कोष्टक में वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए एक प्रकार से एक समस्या हो जाएगी, और समस्या हो जाएगी तो ये एक प्रकार से कैसा प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। देखिए मैंने समस्यात्मक प्रश्न लिख दिया इसके अंदर। अब देखिए बच्चों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई, तो इस समस्या का निवारण छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो जैसे ये समस्या हुई तो इस समस्या का समाधान करने के लिए तो अपना आज का उद्देश्य क्या हो गया, कहने का मतलब ये समस्या होगी तो समस्या का समाधान करेंगे। तो जो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हेडिंग हो जाएगी उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो ये एक प्रकार से आपका क्या हो गया, उद्देश्य कथन हो गया। उद्देश्य कथन से तात्पर्य कि आपको जो आगे करना है, जो आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये वाला हो जाएगा। तो मतलब अपना प्रकरण भी क्या है, संज्ञा, तो अपना उद्देश्य भी क्या होगा, संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हेडिंग हो जाएगी प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर जो छात्र अध्यापक होता है उस छात्र अध्यापक को जो पाठ पढ़ा रहे हो या जिसके जो आपका प्रकरण है उस प्रकरण के बारे में आपको प्रस्तुतिकरण देना होता है, या कहने का मतलब है खुलकर विस्तार पूर्वक पढ़ाना होता है। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बनेगा छात्र अध्यापक क्रिया का, तीसरा कॉलम बनेगा छात्र क्रिया का, चौथा कॉलम बनेगा विधि का, और 5वां कॉलम होगा वो होगा आपका श्यामपद कार्य का। इस तरह से आपको 5 कॉलम बना लेने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, तो शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको जो आप बच्चों को जो शिक्षण बिंदु पढ़ा रहे हैं उस वो लिख लेना। जैसे आपका शिक्षण बिंदु है पहला संज्ञा, तो संज्ञा के बारे में छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, और वो प्रस्तुतिकरण आप किस में लिखेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर। तो इसके अंदर लिखेंगे आप संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन ज्ञा बराबर संज्ञा, और सम बराबर है भली प्रकार से और ज्ञा बराबर है ज्ञान कराने वाले, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक लिख दिए। इसके पश्चात में आगे लिखेंगे आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गई, सीता,
दिल्ली इत्यादि जो शब्द है ये कैसे हो जाएंगे, संज्ञा शब्द हो जाएंगे। तो इसके पश्चात आपने छात्र अध्यापिका ने प्रस्तुतिकरण दे दिया। प्रस्तुतिकरण के पश्चात में आपका जो नेक्स्ट कॉलम है छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और विधि कैसी हो जाएगी आपकी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे संज्ञा, वो वाला हो जाएगा। इसके पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर होगी पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं या छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न इसलिए पूछे जाएंगे ताकि बच्चे का ध्यान जो आप पाठ पढ़ा रहे हो उससे भटके नहीं, आप बच्चा आप जो पाठ पढ़ा रहे हो उससे जुड़ा रहे, उसका ध्यान भंग नहीं हो। तो छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा संज्ञा किनसे मिलकर बनती है, तो बच्चे आसानी से उत्तर दे देंगे शब्दों से, क्योंकि बच्चों ने अभी भी पढ़ा है तो बच्चे आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। इसके पश्चात में आपको जो नेक्स्ट पेज है उस नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका जो लेसन प्लान डायरी का जो अगला पेज है उसके ऊपर आपको इस तरह से फिर से 5 कॉलम बना लें। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रिया का, तीसरा कॉलम होगा छात्र क्रिया का, और चौथा कॉलम होगा विधि, और पांचवा कॉलम हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य का। जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपकी शिक्षण बिंदु हो जाएगा संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार का प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया वाले में प्रस्तुतिकरण देगा छात्र अध्यापक। तो संज्ञा के 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये इस तरह से 5 प्रकार हो जाएंगे। तो छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विधि कौन सी चल रही है, व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको जो ये 5 संज्ञा के प्रकार हैं उन 5 प्रकारों को आपको श्यामपट्ट कार्य के अंदर लिख देना है। या मैंने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिए एक बार, जो आपका श्यामपट्ट कार्य उसके अंदर आप लिख दिएगा। उसके पश्चात में जो आपका जो पहली संज्ञा का प्रकार है तो उस प्रकार का छात्र अध्यापिका द्वारा क्या जाएगा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, और आपका शिक्षण बिंदु क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है का प्रस्तुतिकरण होगा जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। और विधि कौन सी चल रही है आपकी व्याख्यान विधि, और विद्यार्थी क्या चल रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। वो जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको लिख देना है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। गलती मत करिएगा आप, मैंने नहीं लिखा लेकिन आप बिल्कुल लिखना है इसके अंदर, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको। तो उसके उदाहरण लिख लेने आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिख लेने, जैसे राम, गंगा, पटना आदि, इस तरह से ये लिख लीजिए। लिखने के पश्चात में अगली जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है उस जातिवाचक संज्ञा को आप शिक्षण बिंदु हो जाएगा आपका, और उसके बारे में छात्र अध्यापक का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो वो है जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है, जैसे नदी, पर्वत इत्यादि। उसके अंदर भी आप व्याख्यान विधि चल रही है अपनी छात्र अध्यापक में, छात्र ध्यान पूर्वक सुन ही रहे हैं। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप उसके उदाहरण लिख लीजिएगा। उसके पश्चात में अगले पेज के ऊपर आपको फिर से 5 कॉलम बना लेने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु में आप अगली संज्ञा लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापिका द्वारा दिया जाएगा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, लोहा, चांदी, पानी इत्यादि। और छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और विधि कौन सी चल रही छात्र अध्यापिका द्वारा व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको लिख देना है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे लोहा, चांदी, पानी। तो ये सारी चीज़ें लिख देने, आपको गलती नहीं करने में फिर से बोल रहा हूँ आपको, इसके उदाहरण लिख लेने। श्यामपट्ट कार्य के अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है, लोहा, चांदी या पानी, ये आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य के अंदर। इसके पश्चात में जो अगली संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा, वो हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा का प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापक द्वारा दिया जाएगा। वो है जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह का वाचक हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वर्ग हो गई, सभा, सेना। और विधि कौन सी चल रही है व्याख्यान विधि, और छात्र क्या कर रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस तरह से आपको ये सारी खानापूर्ति कर लेनी है। और जो आपका श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको लिख देना है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, वर्ग हो गया, सभा हो गई, सेना हो गई। इस तरह से आपको ये श्यामपट्ट कार्य के अंदर ये उदाहरण लिख लेने हैं। उसके पश्चात में आपको जो नेक्स्ट लिखना है वो है संज्ञा का अगला प्रकार भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा किस में आ जाएगी, शिक्षण बिंदु हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, और उसका प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापक द्वारा दिया जाएगा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के होते हैं, जैसे क्रोध हो गया, दुख हो गया, मिठास हो गया। इस तरह से आपको ये वाले लिख लें। तो अब छात्र अध्यापक क्रिया में आप ये चीज़ लिख लीजिए। और छात्र क्रिया में क्या चल रहा है, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विधि कौन सी चल रही है छात्र अध्यापिका द्वारा व्याख्यान विधि चल रही है। और जिसके अंदर जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप लिख सकते हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे क्रोध हो गया, दुख हो गया, मिठास हो गया। गलती मत करेगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको।
भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिख लीजिए आप, क्रोध को मिठास हो जाएगी। इसके पश्चात छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों को के लिए बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि बच्चों का ध्यान पाठ में लगा रहे। तो छात्र अध्यापिका जब प्रश्न पूछेगा जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं तो बच्चे उत्तर दे देंगे नदी है, पर्वत है। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया छात्र अध्यापिका भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है तो बच्चे उत्तर दे देंगे क्रोध है, दुख है, क्योंकि बच्चों ने सावधानी पूर्वक या अभी अभी पढ़ा है बच्चों ने, तो उसका बच्चे आसानी से क्या दे देंगे, उत्तर दे देंगे। इसके पश्चात में जो आपका पाठ योजना है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और जो आपके पाठ योजना यहाँ पर कहने का मतलब है पूर्ण हो जाएगी। तो पाठ योजना पूर्ण होने के पश्चात में अब जो छात्र अध्यापक है वो छात्र अध्यापक चेक करेगा कि जो छात्र अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया है वो पाठ बच्चों ने कितना ग्रहण किया है या कितने बच्चों ने उसको अधिगम में लिया है। तो इसके लिए बच्चों से छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे या मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न आप अपने हिसाब से किसी प्रकार के बना सकते हैं, अबसद वाले, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, खाली स्थान वाले, मिलान चिन्ह वाले, सही गलत वाले, सत्य सत्य वाले। तो आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप मूल्यांकन कर बच्चों का कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने बनाया है जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जैसे लोहा या सभा, ब पानी कोमा दुख, स लोहा कोमा राम, द लोहा कोमा पानी। इस तरह से ये बना दे, जो भी सही है वो बच्चा उसको आसानी से टिक कर देगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखो। इसके पश्चात में जो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी अब गृह कार्य की। तो गृह कार्य के अंदर आपको लिखना है या गृह कार्य आप बच्चों को इस प्रकार से देना है जिस प्रकार से बच्चे आसानी से उसको कर सके, या कहने का मतलब है आप जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को पाठ पढ़ाया या लेसन प्लान बनाया उस स्तर से बच्चों को गृह कार्य दे देना। जैसे मैंने प्रश्न दे दिया है, इसमें संज्ञा की परिभाषा देते हुए विस्तार पूर्वक समझाइए। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और जो रेड आइकन वाला बटन है उसको ज़रूर ऑन कर लें और जो घंटी वाला आइकन उसे ऑन कर लें। मित्रों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका किसी भी वीडियो या कोई भी समस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें। थैंक्स फॉर